चलिए आ जाइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए, सबसे पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? आ जाइए। लेटेराइट मृदा का विस्तार भारत के कुल कितने प्रतिशत होगा? 3 पॉइंट। लेटेराइट मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? लेटेराइट मृदा किन किन राज्यों में देखने को मिलता है? लेटेराइट मृदा में उगने वाली फसल रबर, कॉफी, कहवा, काजू। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़। कब से? 2000 फरवरी 2015। बालू का व्यास कितना होता है? 2.0 से 1.0। मोटा बालू का व्यास 1.0 से 0.5। महीन बालू का, गाढ़ का। बालू और मोटी बालू के व्यास में कितने मिलीमीटर का अंतर होता है? निकाले हैं? निकाल लीजिएगा। पर्वतीय मृदा कैसी मृदा है? इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय ना। बागानी कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके प्रमुख फसल चाय, कॉफी। मरुस्थलीय शुष्क मृदा का विस्तार किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? राजस्थान के पश्चिमी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग, गुजरात के उत्तरी भाग। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 4.32% भू। पर्वतीय मृदा भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर में, उत्तर पूर्व में, प्रायद्वीपीय भारत में। आपके बदले हम ही को याद करना होता है, सब पढ़ते उड़ते ना है जी, कपार खंडा देंगे हम सबका। मरुस्थलीय मृदा को में उगने वाले प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज। मरुस्थलीय मृदा भारत के किन किन राज्यों में देखने को मिलती है? मरुस्थलीय मृदा में किसकी अधिकता देखने को मिलती है? किसकी? रेत की। किसकी? देखिए, अब देखिएगा, आप देखिएगा नोट में तो आपको 6 प्रकार का मृदा पढ़ा दिए हैं। जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट, शुष्क अथवा मरुस्थलीय और पर्वतीय। ठीक है, 6 गो मृदा पढ़ा दिए। देखिए, मुख्य तौर पर जानते हैं 4 गो मृदा का महत्व है। जलोढ़, लाल पीली, काली, लेटेराइट। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो यहो दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। देखिए, अब जो 2 मृदा बचा हुआ है, ठीक है, एक है आपको लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। और एक है आपको पीट एवं जैव मृदा। पीट एवं जैव मृदा। जैव मृदा, ठीक है। एक है लवणीय मृदा और एक है पीट एवं जैव मृदा। यही दोनों बचा हुआ है। देखिए, बकाइए ने सुनिए। लवणीय मृदा नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें लवण की मात्रा अधिक होगी। और जब लवण की मात्रा अधिक होगी तो स्वाभाविक सी बात है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की अधिकता होगी। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की अधिकता होगी। तो इस मिट्टी में, लवणीय मृदा में जो है, ये सब तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अनउर्वर होती है। ये मिट्टी, लवणीय मृदा कृषि के दृष्टिकोण से जो है अनउर्वर होती है। इसके बाद आपको
लवणीय मृदा कहां देखने को मिलती है? तो लवणीय मृदा की अगर आप बात करेंगे तो लवणीय मृदा जो है कच्छ के रण वाले इलाका में, तटीय भाग में, समुद्र तटीय भाग में, डेल्टाई भाग में, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में लवणीय मृदा ज्यादा देखने को मिलती है। और देखिए, एक राज्य है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इन राज्यों में से जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की सस्य गहनता सबसे अधिक होता है। पंजाब राज्य की सस्य गहनता सबसे अधिक होता है। अब कहिएगा इस सस्य गहनता क्या होता है? देखिए, सस्य गहनता क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। सस्य गहनता क्या होता है, सस्य गहनता क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होंगे तो आप यह देखते होंगे कि आपके गांव में अगर आपके पिता किसान होंगे तो आप यह देखते होंगे कि आपके पास जो भूमि है, आपके पास जो भूमि है उस भूमि से उस भूमि में से कोई भूमि ऐसा होगा जिस पर एक बरस में 2 फसल उगाया जाता होगा, कोई भूमि ऐसा होगा जिस पर एक बरस में 1 फसल उगाया जाता होगा, और कोई भूमि ऐसा होगा जहां पर एक बरस में 3 फसल उगाया जाता होगा, गेहूं, धान और कोई दलहनी फसल, हाँ मूंग या जो भी, ठीक है। तो देखिए, किसी भी खेत या भूमि में एक वर्ष में जितने फसल उगाए जाते हैं, किसी भी राज्य के खेत या भूमि में एक वर्ष में जितने फसल उगाए जाते हैं वह उस खेत की सस्य गहनता कहलाती है। पूरे भारत के भीतर जिस राज्य की सबसे अधिक सस्य गहनता है वह राज्य है आपको पंजाब। पंजाब की सस्य गहनता है 4 से 5 बार। पंजाब में एक ही भूमि पर एक ही वर्ष में 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है। पंजाब में एक ही भूमि पर एक वर्ष में 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है। अब जब पंजाब में एक ही भूमि पर एक वर्ष में 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है तो जब आप फसल लगाएंगे तो उस फसल में पटवन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, निश्चित तौर पर पटवन करेंगे। पटवन करेंगे मतलब सिंचाई करेंगे। तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की सस्य गहनता अधिक होने के कारण वहां पर एक वर्ष में एक ही खेत में अधिक फसल उगाए जाने के कारण जो है वहां पर अतिरेक सिंचाई मतलब अधिक सिंचाई होती है, और अधिक सिंचाई होने के कारण जो है वहां की भूमि भी लवणीय हो रही है। वहां पर खासतौर पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की जलोढ़ मृदा अतिरेक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण लवणीय मृदा में तब्दील हो जा रही है, और पंजाब की जलोढ़ मृदा जो लवणीय मृदा में तब्दील हो जा रही है उसे स्थानीय भाषा में रेह या कल्लड़ या उसर कहा जाता है। रेह या कल्लड़ या उसर कहा जाता है। रेह, कल्लड़ या उसर कहा जाता है। बात समझे हम क्या बोले? नहीं समझे तो 1 मिनट में समझिएगा। देखिए, पहली बात, पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ मृदा है। कौन मृदा है? जलोढ़। लेकिन वहां की सस्य गहनता सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा सस्य गहनता पंजाब की है। कौन राज्य की है? पंजाब की। पंजाब राज्य में एक ही खेत में एक ही भूमि पर एक वर्ष में कितना फसल? अब फसल लगाइएगा तो उसको पानी नहीं दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
तो अत्यधिक पटवन के कारण जो है पंजाब की जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में तब्दील हो जा रही है। अब पंजाब की जलोढ़ मृदा जो लवणीय मृदा में तब्दील हो जा रही है, उसे पंजाब में स्थानीय भाषा में रे उसर या कल्लर, रे उसर या कल्लर कहा जाता। बात कुछ समझ में आया? अब इसके बाद अगर बात हम लोग करेंगे पीट एवं जेब मृदा की, देखिए जो पीट और जेब मृदा है ये डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है, डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है, और यह भी लवणीय मृदा है, यह भी लवणीय मृदा है। यह भी कृषि के दृष्टिकोण से अनउपजाऊ मृदा होता है, यह भी कृषि के दृष्टिकोण से अनउपजाऊ मृदा होता है। और जो आपको पीट एवं जेब मृदा है, इस मृदा में एक वनस्पति पाया जाता है, और इस मृदा में जो वनस्पति पाया जाता है उसे मैनग्रोव वनस्पति कहते हैं, उसे मैनग्रोव वनस्पति कहते हैं। मैनग्रोव वनस्पति जो है पीट एवं जेब मृदा में पाई जाती है। ये मृदा के 8 प्रकार हुए, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है मृदा अवकर्षण, एक क्या होता है? मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण। देखिए ध्यान दीजिएगा, मृदा अवकर्षण क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझिएगा एकदम आसान भाषा में। देखिए मृदा का महत्व हमारे जीवन में क्यों है? मृदा का महत्व हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि मृदा उर्वर होता है, उपजाऊ होता है, और मृदा उर्वर या उपजाऊ होने के कारण मृदा में फसल उगते हैं, और वह फसल हम मानवों के लिए खाद्यान्न का काम करता है, खाने पीने वाले वस्तु का काम करता है। हमारी मृदा में जिसका उत्पादन होता है, गेहूं चावल या जो है आलू या दाल का उत्पादन होता है, वही हम लोग खाते हैं। तो अब मृदा उपजाऊ होता है या उर्वर होता है? तो मृदा जो उपजाऊ होता है या उर्वर होता है, मृदा की उर्वरता में ह्रास होना, मृदा की उर्वरता में कमी होना, मृदा की उर्वरता में ह्रास होना या मृदा की उर्वरता में कमी होना ही मृदा अवकर्षण कहलाता है। जब कोई उर्वर मृदा अनुर्वर मृदा में तब्दील हो जाती है, जब किसी मृदा में फसल उत्पादन हो रहा है लेकिन अचानक उस मृदा में फसल उत्पादन नहीं होने लगा, अगर अचानक नहीं होने लगा मतलब मृदा अनुर्वर हो गई। क्या हो गई? अनुर्वर। तो मृदा के उर्वरता में ह्रास का होना, मृदा के उर्वरता में कमी का आना, मृदा के उर्वरता में कमी का आना क्या कहलाता है? मृदा अवकर्षण। देखिए जैसे आप अपने स्तर पर समझिए, देखिए जैसे आप अभी इंटर करके आए होंगे या ग्रेजुएशन कर लिए होंगे या ग्रेजुएशन हो गया होगा, जब आप नया नया पटना आते हैं ना, तो आप में पढ़ने की भूख, आप में पढ़ने की ललक काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, आपके आसपास निगेटिव लोग आते जाते हैं, वो आपको मोटिवेट करते रहता है, तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और आप भी मान बैठते हैं नहीं होगा। फिर आप ऐसे ही अपना लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही आपके आसपास निगेटिव लोग आएगा, वैसे ही जो है आपके पढ़ने की क्षमता कम होता जाएगा, पढ़ने की क्षमता कम होता जाएगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पढ़ने की क्षमता कम होता जाएगा, जितना कम होता जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आप में पढ़ने की कोई क्षमता नहीं बचेगा, फिर आप कोहिनूर हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? कोहिनूर। फिर जो है आप कांख में लुसेंट लीजिएगा, खैनी लटा के खाइएगा और दूसरे को जो है उपदेश दीजिएगा। और कहीं पर लुसेंट एसपीडी चलेगा
तो चल जाइएगा, बैठिएगा। कल कल हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक था, करते रहिएगा। जब उससे पहले नहीं हुआ तो वो करने से खाक होगा, कुछ नहीं होगा, समझ गए। तो वही मृदा। इसलिए देखिए, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक उम्र होता है। अभी जो आपका उम्र है ना, अभी आप में पढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता, बहुत एनर्जी है। तो अभी इस एनर्जी को सही वे में खपत कीजिए और पढ़िए। हम तो यही कहेंगे पढ़िए, हम दूसरा कुछ थोड़े कहेंगे, ठीक है। तो पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। तो मृदा के उर्वरता में ह्रास का होना क्या कहलाता? मृदा अवकर्षण। क्लियर है? इसके बाद अब समझिएगा, मृदा मिट्टी, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर, आपका शरीर, हम सबका शरीर, मानव का शरीर, मानव के शरीर में जो ये त्वचा है, त्वचा क्या कोई एक परत है? त्वचा एक परत से बना हुआ है? बताइए। नहीं, त्वचा एक परत से नहीं बना हुआ है, बल्कि त्वचा कई परतों से बना हुआ है। हाँ या ना? त्वचा कई परतों से बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मृदा, मृदा के भी कई परत होते हैं, अनेकों परत होते हैं मृदा के अनेकों परत होते हैं। जितना खोदिएगा उतना ज्यादा परत आपको मिलेगा। नीचे आप जाते जाइए, एक समय आएगा कि आपको पानी मिल जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। तो मृदा के कई परत होते हैं। अब मृदा के जो कई परत होते हैं, उसमें जो मृदा का ऊपरी परत होता है, मृदा का ऊपरी परत होता है, मृदा का ऊपरी परत ही मुख्य तौर पर उपजाऊ होता है। मुख्य तौर पर जो फसल का उत्पादन होता है वह मृदा के ऊपरी परत में होता है। मृदा के ऊपरी परत में मुख्य तौर पर फसल का उत्पादन होता है। अब देखिएगा, एक होता है मृदा अपर्दन। क्या होता है? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन को आप समझिएगा, मृदा अपर्दन को आप समझिएगा। और मृदा अपर्दन की हम लोग बात करें तो मृदा अपर्दन कोई अच्छा चीज नहीं होता है, समझिए। मृदा अपर्दन कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मृदा अपर्दन कहते किसको हैं, इसको आप समझिएगा। मृदा के ऊपरी परत में क्षरण होना या मृदा के ऊपरी परत का विनाश होना, मृदा के ऊपरी परत का विनाश होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन कहलाता है। अब मृदा अपर्दन क्यों होता है? देखिए, मृदा अपर्दन के कई कारण हैं। मृदा अपर्दन के कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण मतलब अगर आप पशुओं को ज्यादा चराइएगा, पशु क्या करता है? मुंह से, अपने मुंह से जो घास होता है उस घास को नोच कर खाता है। जब पशु घास को नोच कर खाता है तो उसके साथ पशु जो है मिट्टी को भी उखाड़ता है, मिट्टी को उखाड़ता है। और जो मिट्टी को उखाड़ता है वो मिट्टी के ऊपरी परत को न उखाड़ता है, तो मिट्टी के ऊपरी परत का विनाश होता है। तो अत्यधिक पशुचारण मृदा अपर्दन के कारण होते हैं। दूसरा, वायु अपर्दन। वायु अपर्दन, वायु अपर्दन, वायु अपर्दन यानी हवा जब तोड़ फोड़ करती है। देखिए, हवा भी अपना काम करती है। हवा का काम देखना है तो आपको जाना होगा मरुस्थल में। मरुस्थल में जाएंगे तो हवा का काम आपको दिखेगा। हवा जब काफी तीव्र गति से चलती है तो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है ना, उसको बहा करके लेकर के चल जाती है। कभी काल गर्मी में आप नहीं देखते हैं कि हवा के साथ बालू बहती है? हाँ या ना? तो वायु अपर्दन हो गया। हाँ, दीघा घाट, दीघा घाट इधर न है जी। अरे हम उतना घूमे न है पटना, पटना में रह रहे हैं लगभग 2008 से, समझ गए, 2008 से पटना में रह, लेकिन घूमे न है। अभी भी हमको पूरा पटना मालूम न है, लेकिन रूम से
मुसल्लबपुर हाट, मुसल्लबपुर हाट से रूम बहुत बढ़िया से मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमेशा इतने दूर में जीवन सीमित रह गया है। तो खैर छोड़िए ये सब बात, चलिए हाँ क्या बोल रहे थे, ये सब एग्जाम्पल मत टोका टोकी मत कीजिए, ठीक है, फालतू का। चलिए तो एक वायु अपर्दन हो गया। इसके बाद झूम कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि भी मृदा अपर्दन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। झूम कृषि के कारण मृदा अपर्दन होता है। अब कहिएगा झूम कृषि क्या होता है? देखिए, एक तो झूम कृषि आदिवासी करता है। कौन करता है? आदिवासी। और आदिवासी रहता है जंगल में। कहां रहता है? जंगल में। तो आदिवासी क्या करता है जानते हैं? आदिवासी करता है, जंगल में रहता है, तो आदिवासी सबसे पहले जंगल को काटता है, जंगल को काटता है, काट करके उसको जला देता है, जला देता है। जंगल को काटा, जला दिया और उस भूमि पर कृषि किया, बिना खाद का, बिना खाद का, बिना रासायनिक खाद का कृषि किया। अब 2 बरस 3 बरस कृषि किया बिना रासायनिक खाद का। 2-3 बरस के बाद वहां की जो भूमि होती है वह अनउपजाऊ हो जाती है। फिर आदिवासी दूसरा जंगल काटता है, फिर जलाता है, फिर वहां पर 2-3 बरस कृषि किया, फिर वहां की भूमि अनुर्वर हो गई, फिर तीसरा जंगल काटेगा, फिर चौथा जंगल काटेगा, फिर 5वां जंगल काटेगा। तो आदिवासियों के द्वारा जो ये जगह बदल बदल कर कृषि की जाती है, इसी को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो है धीरे धीरे आदिवासी पूरे जंगल को अनउर्वर बना देती है। पूरे जंगल की भूमि का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, वह अनउर्वर हो जाती है। क्या हो जाती है? अनउर्वर हो जाती है। ऊपरी परत का विनाश हो जाता है, ऊपरी परत का विनाश हो जाता है। तो झूम कृषि भी कहीं ना कहीं मृदा अपर्दन को बढ़ावा देता है। फिर जो हम लोग वृक्ष को काटते हैं, वृक्ष को काटते हैं, यह भी मृदा अपर्दन को बढ़ावा देता है। यह सभी मृदा अपर्दन को बढ़ावा देता है। अब मृदा अपर्दन की अगर हम लोग बात करें तो मृदा अपर्दन कुल 5 चरणों में होता है। मृदा अपर्दन कुल 5 चरणों में होता है। जैसे देखिए, अगर आप थोड़ा आराम से गिरिएगा तो ऊपर वाला चमड़ा छिलाएगा, थोड़ा जोर से गिरिएगा तो ऊपर के अंदर वाला चमड़ा भी छिलाएगा, और बहुत जोर से गिरिएगा पूरा चमड़ा छिला जाएगा, हड्डी दिखाई देगा, और उससे भी ज्यादा जोर से गिरिएगा हड्डियों टूट जाएगा। समझ गए? तो ये लेटेस्ट अनुभव है। तो जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 5। कितने चरणों में? 5 चरण का क्रम याद रखिएगा। आपसे क्रम पूछा जाता है, 5 चरण का क्रम पूछा जाता है। तो मृदा अपर्दन के जो चरण है, प्रथम चरण बूंद अपर्दन, बूंद अपर्दन, द्वितीय चरण परत अपर्दन, तृतीय चरण रील अपर्दन, चौथा चरण अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, और चौथा चरण अवनालिका अपर्दन, और 5वां चरण धारा चैनल अपर्दन। 5वां चरण धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन। ये मृदा अपर्दन के 5 चरण है। और इन 5 चरणों में जिस चरण में गहरा गहरा गड्ढा बनता है, जैसे एकदम जबरदस्त एक्सीडेंट किए, हड्डी उड्डी टूट जाएगा, समझ गए, काम आपका खत्म है। देखिए, जीवन और गाड़ी को उतना ही गति से चलाना चाहिए जितना गति से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जीवन और गाड़ी दोनों को। नहीं तो दोनों में एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना होती है, और एक्सीडेंट हो जाइएगा तो बैसाखी के सहारे चलिएगा
और आज का दुनिया इतना अपस्वार्थी है कि आपसे क्या बोले, आपसे जो है दर्द तो आपका नहीं ही कोई हर सकता है, लेकिन आपसे जो है दूरी बना लेगा, आपसे दूरी बना लेगा अगर आप नालायक निकम्मा है तब। अब हम तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्थिति में, तो हमसे तो लोग नहीं है दूरी बना सकता था, हमसे लगभग 50 लोग का पेट चलता है, समझ गए, तो हमसे तो दूरी नहीं है बना सकता। वही हम भी आप लोग के तरह नालायक निकम्मा होते, कौन हमको पूछने जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ गए। तो अब देखिएगा कि आपको इन अपर्दनों में जो सबसे प्रमुख अपर्दन है वह अवनालिका अपर्दन है। और जानते हैं अवनालिका अपर्दन में गहरा गहरा गड्ढा का निर्माण होता है, गड्ढा का निर्माण, गहरा गहरा गड्ढा का निर्माण होता है। अवनालिका अपर्दन के क्रम में ही चंबल में उत्खात भूमि अर्थात गहरा गड्ढा बना है, गहरा गड्ढा बना है। अवनालिका अपर्दन के कारण ही चंबल के क्षेत्र में, चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में, चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, जब आप चंबल नदी घाटी का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वहां पर गहरा गहरा गड्ढा बना है, इस अवनालिका अपर्दन के कारण ही, अवनालिका अपर्दन के कारण ही। अब देखिएगा मृदा अपर्दन को रोकना है, मृदा अपर्दन को रोकना है, तो मृदा अपर्दन को रोकने के क्या उपाय? मृदा अपर्दन को रोकने के एकदम आसान उपाय है, वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए। और जानते हैं ये प्रश्न कि मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय है, उत्तर वृक्षारोपण। पूरे भारतवर्ष के भीतर कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा हो, यूपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, ग्रुप डी तक, पूरे भारत का कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होगा जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया होगा कि मृदा अपर्दन के उपाय क्या हैं। तो मृदा अपर्दन के उपाय है वृक्षारोपण। देखिए जो वृक्ष होता है, जब आप वृक्ष को लगाते हैं, वृक्ष का जो जड़ होता है आसपास के मिट्टी को जकड़ लेता है, हाँ या ना, एकदम से जकड़ता है। ये सब आप महसूस कर सकते हैं। आप लोग तो अमेरिका के टेक्सास प्रांत के हैं, गांव घर में थोड़े रहे हैं कि आप लोग ये सब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। देखिए जानते हैं जीएस जो है ना, फील करने वाला सब्जेक्ट है, अपने समाज को समझने वाला, अपने देश को समझने वाला सब्जेक्ट है, बड़ी शानदार सब्जेक्ट है जीएस। आप अपने समाज में जो देखते हैं वही सब चीज तो जीएस में पढ़ना होता है, और थोड़े कुछ पढ़ना होता है ना, समझ गए। वृक्षारोपण मृदा अपर्दन को रोकने का उपाय है। दूसरा, पशुचारण पर रोक लगाइए, उससे मृदा अपर्दन रुकेगा। तीसरा, झूम कृषि पर रोक लगाइए, उससे मृदा अपर्दन रुकेगा। चौथा, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी भी मृदा अपर्दन के उपाय है। तो अब कृषि वानिकी का मतलब क्या होता है, सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? देखिए, कृषि वानिकी, कृषि करने के साथ साथ वन लगाना, गेहूं चावल उगाना है, वन भी लगाना है। आप देखते होंगे आपके गांव में कुछ लोग ऐसा करते होंगे, कुछ लोग ऐसा करते होंगे, क्या करते होंगे, एक ही खेत में जो है आपको कोई वृक्ष भी लगा हुआ है और उसमें जो है गेहूं उगा देता है, धान उगा देता है, मक्का उगा देता है या गन्ना उगा देता है। तो जब कोई किसान अपने खेत में कृषि करने के साथ साथ उसमें कोई एक्का दुक्का वृक्ष भी लगा देता है, एक्का दुक्का वृक्ष भी लगा देता है, उसी को कृषि वानिकी कहा जाता है। इसके बाद सामाजिक वानिकी,
देखिए देखिए, आप देखेंगे, आप अपने गांव घर में कुछ पड़ती भूमि देखेंगे जहां पर कोई फसल उसल नहीं उगाया जाता है, या सरकारी भूमि देखेंगे, या नदी के किनारे पड़ती भूमि देखेंगे। नदी के किनारे वाली भूमि पर किसान इसलिए भी फसल नहीं उगाता है, नदी में पानी आएगा फसल बह जाएगा, फसल खत्म हो जाएगा, तो क्यों फालतू का सर दर्द उठाना। तो जो है आपको जब आपका गांव, आपके गांव का समाज, आपके समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हो, वो पर्यावरण के महत्व को समझता हो, वो पर्यावरण के महत्व को समझता हो, तो समाज में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो आपस में बैठ करके बतियाते रहते हैं। लेकिन वही जो पर्यावरण के प्रति काफी सचेत होता है, पर्यावरण प्रेमी होता है, वो यह चाहता है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे टोला मोहल्ला में जो खाली भूमि है उस पर वन लगा दे। जब किसी क्षेत्र में, किसी खाली क्षेत्र में, जब किसी खाली क्षेत्र में समाज के लोगों के हस्तक्षेप से वन लगाया जाता है, उसी को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। और सामाजिक वानिकी के माध्यम से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये सब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय है। अब क्या करना है, लिखना है। लिखिए लिखिए लिखिए, लवणीय मृदा, लिखिए लवणीय मृदा, लवणीय मृदा डैश देकर, यह मृदा लवणीय प्रकृति का होता है, जिस कारण इसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, जिस कारण इसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है, वहीं इस मृदा में नाइट्रोजन और चूना की कमी होती है। वहीं इस मृदा में नाइट्रोजन और चूना की कमी होती है। यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अनुपजाऊ होती है। यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अनुपजाऊ होती है। यह मृदा कृषि के दृष्टिकोण से अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है।
यह मृदा गुजरात के कच्छ के रण गुजरात के कच्छ के रण गुजरात के कच्छ के रण पूर्वी भारत के डेल्टाई क्षेत्र जैसे सुंदरवन का डेल्टा, वाले इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिप्सम का प्रयोग कर लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग कर लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिएगा। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अतिरेक सिंचाई के कारण, लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अतिरेक सिंचाई के कारण इस मृदा का प्रसार हो रहा है। इस मृदा का प्रसार हो रहा है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ मृदा जो लवणीय मृदा में तब्दील हो रहा है, जलोढ़ मृदा जो लवणीय मृदा में तब्दील हो रहा है, उसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर, उसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर, उसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर, उसे स्थानीय स्तर पर रेह, ऊसर या कल्लर कहा जाता है। रेह, ऊसर या कल्लर कहा जाता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस मृदा में
धान, गन्ना, अमरूद, आंवला। इस मृदा में धान, गन्ना, अमरूद, आंवला। आंवला, आंवला नहीं जानते हैं जी? हे भगवान, जानते हैं? इत्यादि उगाया जाता है। आम, गन्ना, अमरूद, आंवला इत्यादि उगाया जाता है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, पीट एवं जेब मृदा। आम ने बोले थे, धान बोले थे। हाँ, दूसरा बार आम बोल दिए थे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, धान बोले थे, धान, सॉरी सॉरी सॉरी। धान, गन्ना, अमरूद, आंवला। ठीक है, आम का सीजन आ गया है ना? हाँ आ गया, हाँ आ गया। आम खा रहे हैं आप लोग? देखिए सुनिए, एगो बात बताते हैं, ये जो मार्केट का आम खाते हैं ना, मार्केट का आम रूम पे ले जाइए, उसका जो ऊपरी पार्ट होता है उसको अपने चाकू से जो है या हसुआ से काट दीजिए और उसको कम से कम 3 से 4 घंटा पानी में रहने दीजिए। आम बहुत गर्म होता है, आम गर्म फल है, समय गर्म फल है। और देखिए गर्मी का मौसम है, गर्म फल है, खाइएगा ना, डिहाइड्रेशन के शिकार आप हो जाएंगे अगर आप ऐसे खाइएगा तो आम को पहले पानी में दे दीजिए, उसका मुंह ओपन करके, ताकि आम का गर्मी निकल जाए, तब खाइए, तब कुछ नहीं होगा, समझ गए? चलिए आगे, पीट एवं जेब मृदा। आगे हेडिंग मारिए, पीट एवं जेब मृदा। पीट एवं जेब मृदा, पीट एवं, हे भगवान, सबको क्या बोले। पीट एवं जेब मृदा, जेब मृदा, पीट एवं जेब मृदा लिखिएगा डैश देकर। इस मृदा का निर्माण इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में, नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल के भराव के कारण होता है। जल के भराव के कारण होता है। जल के भराव, हे भगवान, जल के भराव के कारण होता है। यह मृदा उच्च लवणीय प्रकृति का होता है। यह मृदा उच्च लवणीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें, यह मृदा उच्च लवणीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है। लेकिन इसमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मृदा उच्च अम्लीय प्रकृति की होती है, लेकिन इसमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मृदा अम्लीय स्वभाव की होती है। अम्लीय स्वभाव की होती है तथा इस मृदा में फेरस आयरन होने के कारण इस मृदा में फेरस आयरन होने के कारण
यह नीला दिखाई देता है, यह नीला, ब्लू, यह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मृदा केरल राज्य के यह मृदा केरल राज्य के अलपुझा जिला केरल राज्य के अलपुझा जिला कोमा कोमा उत्तराखंड के अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वैसा क्षेत्र जहां पीट मृदा पाई जाती है, भारत में वैसा क्षेत्र जहां पीट मृदा पाई जाती है, भारत में वैसा क्षेत्र जहां पीट मृदा पाई जाती है, वहां मैंग्रोव वनस्पति, वहां मैंग्रोव वनस्पति अधिक देखने को मिलती है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण डैश देकर, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, डैश देकर लिखिए, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, मृदा के उर्वरता में कमी का होना, मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवकर्षण, सॉरी, मृदा के उर्वरता में कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है, सॉरी, मृदा के उर्वरता में कमी का होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। मृदा के उर्वरता में कमी का होना मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवकर्षण कहलाता है, सॉरी, मृदा अवकर्षण कहलाता है, सॉरी। नेक्स्ट, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, SOILEROSION, इरोजन। और अवकर्षण का मतलब होता है, अवकर्षण का इंग्लिश डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन, ठीक है। लिखिए, मृदा अपरदन, मृदा कई परतों से मिलकर बना होता है, मृदा अपरदन में लिखना है, मृदा कई परतों से मिलकर बना होता है, मृदा कई परतों से मिलकर बना होता है,
उसमें मृदा के ऊपरी परत उसमें मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, मृदा के ऊपरी परत के विनाश का होना, विनाश का होना मृदा अपरदन कहलाता है। फुल स्टॉप। मृदा अपरदन उसी में मृदा अपरदन मानवीय गतिविधि क्या हुआ? मृदा अपरदन मानवीय गतिविधि मृदा अपरदन मानवीय गतिविधि तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी होता है। मृदा अपरदन मानवीय गतिविधि तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी होता है, तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी होता है। फुल स्टॉप। अब लिखिएगा मृदा अपरदन के कारण, नीचे से मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन के कारण डैश देकर लिखिएगा। गुरुजी लोग लिखिए डैश देकर। मृदा अपरदन के कई सारे कारण हैं। मृदा अपरदन के कई सारे कारण हैं, जैसे 1 नंबर में अत्यधिक पशुचारण, जैसे 1 नंबर में अत्यधिक पशुचारण, 2 नंबर में झूम कृषि, 2 नंबर में झूम कृषि, 3 नंबर में वनों की कटाई, 3 नंबर में वनों की कटाई, 3 नंबर में वनों की कटाई, 4 नंबर में वायु अपरदन, 5 नंबर में जलीय अपरदन, 6 नंबर में हिमानी अपरदन, चलिए अब नीचे से लिखिएगा, मृदा अपरदन, नीचे से लिखिएगा मृदा अपरदन के चरण, नीचे से हेडिंग मारिएगा मृदा अपरदन के चरण। लिखिएगा मृदा अपरदन के चरण डैश देकर लिखिएगा। मृदा अपरदन मूलतः मृदा अपरदन मूलतः 5 चरणों में होता है। जिसमें प्रथम चरण बूंद अपरदन,
जिसमें प्रथम चरण बूंद अपर्दन, बूंद बूंद, हे भगवान। अच्छा एक बात बताइए, जब बता रहे थे तो दिमाग कहां था? एक तबराक मारेंगे ना 32 गिर जाएगा। हाल है जिसमें प्रथम चरण बूंद अपर्दन, इसका सीधा सा मतलब है जब पढ़ा रहे थे, जब बता रहे थे तो ध्यान ही नहीं था। जिसका प्रथम चरण बूंद अपर्दन तथा अंतिम चरण धारा चैनल अपर्दन, तथा अंतिम चरण धारा चैनल अपर्दन, अंतिम चरण धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, अंतिम चरण धारा चैनल अपर्दन, फुल स्टॉप। मृदा अपर्दन उसी में, उसी लाइन में, हाँ उसी लाइन में, उसी लाइन में मृदा अपर्दन के अवनालिका चरण में अवनालिका चरण में गहरे खड्डे, गहरे खड्डे, गहरे खड्डे या उत्खात भूमि, गहरे खड्डे या उत्खात भूमि, गहरे खड्डे या उत्खात भूमि, उत्खात भूमि का निर्माण होता है। पंजाब राजमहल की पहाड़ी, अब लिखिएगा, मृदा अपर्दन के चरण कर्मानुसार निम्न है। 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 कर्मानुसार निम्न है। इसको लिखिए और कॉस्ट में घेर लीजिए। इसको लिखिए और कॉस्ट में घेरिए। इसको जो कॉस्ट में हम घेरे हैं, घेरिए इसको। तीसरा रील अपर्दन, रील अपर्दन ल है, ल लड़का वाला ल, लड्डू वाला ल, समझ गए। चलिए एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो अवनालिका अपर्दन है, इस अवनालिका अपर्दन से जो गहरा गहरा खड्डा का निर्माण होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अवनालिका अपर्दन से जो गहरे गहरे खड्डे का निर्माण हुआ है, उसमें एक आपको पंजाब 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 में शिवालिक पर्वत के दक्षिणी ढाल पर, निचली ढाल पर गहरा खड्डा अवनालिका अपर्दन के कारण बना है। छोटा नागपुर के पठारी इलाका में गहरा खड्डा अवनालिका अपर्दन के कारण बना है।
फिर आपको गुजरात के खंभात के खाड़ी वाला इलाका में इस एरिया में गहरा गहरा खड्डा अवनालिका अपर्दन के कारण बना है। फिर आपको चंबल यमुना दोआब क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र में गहरा गहरा खड्डा अवनालिका अपर्दन के कारण बना है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, अवनालिका अपर्दन के कारण, अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र निम्न है। 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 एक नंबर में पंजाब के शिवालिक, पंजाब के शिवालिक का दक्षिणी ढाल, पंजाब के शिवालिक का दक्षिणी ढाल। 2 नंबर में छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ी। 3 नंबर में चंबल यमुना दोआब क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र हो गया। अब आगे लिखिएगा मृदा अपर्दन के उपाय। अब आगे लिखिएगा मृदा अपर्दन के उपाय। आगे लिखिएगा मृदा अपर्दन के उपाय। मृदा अपर्दन के उपाय, मृदा अपर्दन के उपाय। डैश देकर, मृदा अपर्दन को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। मृदा अपर्दन को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। मृदा अपर्दन को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। 1 नंबर में वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके। 2 नंबर में पशुचारण पर रोक लगाकर, पशुचारण पर रोक लगाकर। 3 नंबर में, 3 नंबर में झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाकर। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाकर। नेक्स्ट बेहतर फसल चक्र द्वारा, नेक्स्ट बेहतर फसल चक्र द्वारा, बेहतर फसल चक्र द्वारा, बेहतर फसल चक्र द्वारा। नेक्स्ट कृषि वानिकी द्वारा, कृषि वानिकी द्वारा। नेक्स्ट सामाजिक वानिकी कार्यक्रम द्वारा, 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 सामाजिक वानिकी कार्यक्रम द्वारा। चलिए
खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को देखना है क्या, कौन सा चैप्टर है, सिलेबस देखिए तो एक बार। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, हेडिंग मारिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति। केमा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा अब जल्दी। ठीक है, कुर्सी कहाँ गया जी मेरा, कुर्सी यहाँ कैसे चले आया, हम ही रखे थे। हाँ थोड़ी, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। चलिए गुरुजी लोग सुनिए, देखिए वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है जानते हैं? वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा, जंतु नहीं, पेड़ पौधा, जंतु नहीं। पेड़ पौधा जंतु जब तीनों हो जाएगा तो जैव विविधता हो जाएगा। तो वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, और प्राकृतिक शब्द जोड़े हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा निर्मित भारत में जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उसके विषय में पढ़ना है। और देखिए भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें भारत में पेड़ पौधा के विषय में पढ़ना है। भारत में किस क्षेत्र में कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है, कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है। देखिए जैसे हम मानव हैं, मानव को जीवित रहने के लिए रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए। और अगर आपके शरीर में ब्लड ना है तो आप जिंदा रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। और अगर आपके शरीर में खनिज लवण नहीं है तो आप जिंदा रह पाइएगा? नहीं। अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं है तो आप जिंदा रह पाइएगा? नहीं। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो जिंदा रह पाइएगा? नहीं। मानव शरीर में हर चीज का होना आवश्यक है, हर चीज का होना आवश्यक है। तो अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, इस वातावरण में हर चीज का होना आवश्यक है। मेढक का होना भी आवश्यक है, सांप का होना भी आवश्यक है, बकरी का होना आवश्यक है, मानव का होना भी आवश्यक है, कीट पतंग का होना भी आवश्यक है, हर चीज का होना आवश्यक है। कोई भी एक चीज अगर नहीं रहता है तो फिर पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए अगर मेढक नहीं होगा तो क्या होगा? सांप का भोजन क्या रह जाएगा, समझिएगा। अगर सांप नहीं होगा तो सांप को क्या खाता है? बाज का क्या होगा? अगर मान लिया जाए बाज ना है, सांप है, पूरा तो सांपे सांप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है। सुनिए समझिए, अब सुनिए समझिए। तो अब जैसे भारत में पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, सब चीज है।
देखिए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु कम से कम भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संदर्भ में अगर कहा जाए, पूरे विश्व के संदर्भ में अगर कहा जाए तो विश्व में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर विश्व के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। भारत में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। जब अंग्रेजों का भारत आगमन नहीं हुआ था तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% से अधिक भूभाग पर वन हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज का भारत आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने वनों की कटाई की, अंग्रेजों ने वनों की कटाई की, जिससे भारत में 1% कम हो गया। अंग्रेज 1947 में भारत से चले गया। अब भारत में भारत के लोगों को रहना है। भारत में शासन भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने आजादी के ठीक बाद 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लाया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP 1952 में। आजाद भारत का प्रथम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया और उस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का लक्ष्य था भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन का विस्तार करना है। लेकिन तब से लेकर आज तक नहीं हो पाया है 33% भूभाग पर वन का विस्तार। आप देखते होंगे नीतीश कुमार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा विशेष अवसर पर पौधे लगाए जाते हैं। पौधे में पानी डालते हुए मोदी जी को देखेंगे, नीतीश कुमार को देखेंगे। ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 का लक्ष्य है कि 33% भूभाग पर वन का विस्तार करना है, उसको प्राप्त करने को लेकर ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है। और उस राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन 1988 में हुआ था। और आपको जो वन का विस्तार है भारत में लगभग 24% भूभाग पर, वर्तमान में 24.56 यानी 24% से अधिक और 25% से कम, 25% से कम भूभाग पर वर्तमान में वन देखने को मिलता है। और लक्ष्य है कितना प्रतिशत? 33%। भारत के जब आप राज्यों को पढ़ेंगे, राज्यों का अवलोकन करेंगे, तो भारत में कई सारे राज्य आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर 33% से अधिक वन है, और भारत में कई सारे राज्य ऐसे मिल जाएंगे जहां 33% से कम वन है, जहां 33% से कम वन है। अगर आप भारत में क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वनों का विस्तार क्षेत्रफल के आधार पर जिस राज्य में है वह है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य। और सबसे कम वन है हरियाणा में, सबसे कम वन हरियाणा, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश और सबसे कम वन जानते हैं। भले ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, लेकिन 33% से कम वन है, 33% से कम वन है मध्य प्रदेश में। समझ गए? नीचे से लिखिए तो यहां तक लिखिए। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर
पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर रुकिए लिखाएंगे। लड़की उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए, खिड़की के पास चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। कहाँ थे आप इतना दिन से, बताइए। है हल्ला काहे कर रहे हैं? कहाँ थे? घर गए थे? हाय बोलिए ना, हाँ या ना। हाँ काहे गए थे? एग्जाम था, मम्मी का तबीयत खराब था। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है जी? पास कीजिए ना उधर। शादी था। हल्ला। पास कीजिए क्या बोलिए? तबीयत खराब था, बच गए आप। थोड़ी ये सब बहाना है, तबीयत खराब। क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है? बैठ जाइए। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को लेकर भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में लाई गई है। इसमें संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया है। इसमें संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया है। इस वन नीति का लक्ष्य भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वनों का विस्तार करना है। देखिए ये जो लाइन लिखाए हैं गुरुजी लोग, ये लाइन बिहार दरोगा में पूछ दिया है और दोनों क्वेश्चन पूछा है। एक बार पूछा था स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई है, तो आंसर होता 1952। और एक बार पूछा राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन कब हुआ है, तो उसका उत्तर होता 1988। दोनों क्वेश्चन पूछा है VVI, या कॉस्ट में लिख लीजिए बिहार दरोगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में तथा सबसे कम वन
सबसे कम वन हरियाणा राज्य में सबसे कम वन हरियाणा राज्य में देखने को मिलती है। चलिए आइए तो याद करते हैं। आइए आ गए। भारत में सबसे ज्यादा वन कौन डाल? सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन, सबसे कम वन, सबसे कम वन। भारत स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई? स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1900। उसमें संशोधन कब हुआ? 1900। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर हुआ? आए कितना प्रतिशत? 33 ना? आए अच्छा। मृदा अपरदन कितने चरणों में? कितने चरणों में मृदा अपरदन? कितने चरण? उसका क्रम पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। मृदा अपरदन का प्रथम चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बार फिर से। मृदा अपरदन का पहला चरण क्लियर है? किस अपरदन से गहरा खड्डा बनता है? अब मृदा अपरदन का पहला चरण क्या? बूंद ना? चलिए एक बात बताइए, मृदा के ऊपरी परतों का विनाश होना क्या कहलाता? मृदा अपरदन। मृदा के ऊपरी परतों का विनाश होना क्या कहलाता? मृदा की उर्वरा शक्ति में ह्रास का होना क्या कहलाता? मृदा। अच्छा एक बात बताइए, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, वायु अपरदन, जलीय अपरदन, हिमानी अपरदन, इस सब से मृदा अपरदन होता है ना? आए अच्छा। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या है? वृक्षारोपण, झूम कृषि पर रोक, पशुचारण पर क्लियर है? याद रखिएगा ना। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।